सन 1700 में दुनिया में एक ऐसा देश था जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में 27% का योगदान करता था। अगर हम यूरोप के सारे देश मिला दें तो भी वो सब मिलकर उसके आसपास नहीं थे। उस देश का नाम था भारत। लेकिन सिर्फ 250 साल बाद ये 27% का आंकड़ा घटकर सिर्फ 3% रह गया। जो देश दुनिया में कभी सोने की चिड़िया के नाम से कहलाया जाता था वो बन गया एक गरीब देश। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जहां पर मिलेगी आपको लूट, धोखा और एक महान सभ्यता के विनाश। 1700 में भारत सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था। गुजरात और बंगाल के कपड़े यूरोप के रॉयल कोर्ट्स में पहने जाते थे। आंध्र प्रदेश के कालमकारी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की चर्चा पूरे एशिया में थी। इंडियन स्टील, जो उस जमाने में वुड स्टील के नाम से फेमस थी, वो यूरोप की फेमस डमास्कस ब्लेड बनाने के लिए यूज होती थी। और इतना ही नहीं, बंगाल की शिप यार्ड से हर साल हजारों शिप समुद्र में उतरते थे। एक समय ऐसा था जब बंगाल फ्लीट्स में 5000 से भी ज्यादा शिप्स थी और हर एक शिप में 500 टन तक का माल ले जाने की कैपेसिटी थी। इवन ब्रिटिश ऑब्जर्वर्स भी ये मानते थे इंडियन शिप्स न सिर्फ देखने में खूबसूरत होते हैं बल्कि मजबूती और क्राफ्टमैनशिप में भी इंग्लिश शिप से काफी बेहतर होते हैं। 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर कोलैप्स होने लगा। एक के बाद एक कमजोर राजाओं ने पीकॉक थ्रोन पे कब्जा जमाने की कोशिश की। पीकॉक थ्रोन को मुगल एम्परर शाहजहां ने 1628 से 1635 के बीच बनवाया था। ये राजगद्दी मुगल एम्पायर की शान का प्रतीक था। इस राजगद्दी पर रियल गोल्ड, डायमंड्स, एमरल्ड और रूबीज लगे थे जो एक डांसिंग पीकॉक का शेप लेते थे। और हाँ, इसी पर कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। पूरे देश में पॉलिटिकल केओस चल रहा था और इसी बीच 1739 में पर्शिया, जो आज के टाइम पर ईरान के नाम से जाना जाता है, वहां से पर्शियन एम्पायर नादिर शाह आता है और दिल्ली पर अटैक करके दिल्ली के साथ साथ शाहजहां का वो पीकॉक थ्रोन भी लूट लेता है। भारत में हो रहे इस हंगामे पर ब्रिटिशर्स की पूरी नजर थी और उन्होंने मौका देखकर अपनी विदेशी होने के एडवांटेज को यूज करके रिश्वत और बारूद के दम पर धीरे धीरे करके पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। भारत के लिए फॉरेन इन्वेजन कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स अलग थे। वो सोल्जर्स नहीं, बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी नीयत तलवारों से ज्यादा खतरनाक थी। ना तो वो नादिर शाह जैसे थे जो दिल्ली लूट कर चले गए और ना ही वो हुंस जैसे थे जो इवेंचुअली टाइम के साथ इंडिया के पार्ट बन गए। ब्रिटिशर्स की नज़र में भारत एक ऐसे सोने की खदान थी जो कभी खत्म ना होने वाली थी। इंडिया इज अ मार्केट फॉर अवर गुड्स एंड एसेट्स टू बी यूज्ड, नॉट अ प्लेस फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये लाइन्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड सेलिबरी के द्वारा बोली गई थी। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले हमारे कारीगरों को टारगेट किया। भारतीय कपड़े, जो दुनिया में उस वक्त वन ऑफ द बेस्ट माने जाते थे, वो ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए खतरा थे। इस खतरे को रोकने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उस प्लान के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने इंडिया में बने हुए रेडी टू यूज टेक्सटाइल को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी। भारत से ब्रिटेन भेजे हुए कपड़ों पर 70 से 80% तक की ड्यूटी लगा दी। इस ड्यूटी की वजह से ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को इंडिया से आए कपड़े बहुत कॉस्टली पड़ने लगे एंड नेचुरली वहाँ के लोगों ने इंडिया से कपड़े लेने कम कर दिए क्योंकि उनके अपनी मिल से कपड़े सस्ते मिल रहे थे। और इसी तरह भारतीय वीवर्स का ब्रिटिश मार्केट से ऑलमोस्ट पूरा लिंक टूट गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि गुजरात, बंगाल और आंध्र प्रदेश की कारीगर फैमिलीज बेरोजगार हो गई एंड 18th सेंचुरी के एंड तक भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 80 से 90% तक गिर चुका था, यानी ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। भारत सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर ही रह गया और अपने कपड़े का फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटिश से महंगी कीमत पर खरीदने वाला एक ग्राहक बन गया। ब्रिटिशर्स ने भारत पे सिर्फ राज ही नहीं किया बल्कि उन्होंने भारत को निचोड़ कर रख दिया। किसानों से 50% से लेकर कुछ जगहों पर 80% तक का लगान लगाया जाता था, वो भी फसल पकने से पहले। फिर फार्मिंग के लिए चाहे वो साल अच्छा हो या बुरा, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अगर किसान लगान नहीं भर पाते थे तो उनकी जमीन उनसे छीन ली जाती थी। 1790 के दशक में सिर्फ बंगाल में ही लाखों किसानों की जमीन छीन ली गई थी। 1770 के बंगाल फेमाइन में अराउंड 10 मिलियन लोग, मतलब 1 करोड़ लोग मारे गए थे।
फिर भी ब्रिटिश रेवेन्यू का कलेक्शन कम नहीं हुआ। कर्ज में डूबे किसानों ने अपने बच्चों को बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी में बेच दिया और कई लोग तो अपने आप को गिरवी रखने पर मजबूर हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के हिसाब से 1765 से 1938 के बीच ब्रिटिश ने भारत से $45 ट्रिलियन की वेल्थ लूटी, जो आज के समय यूके की जीडीपी से 16 से 17 गुना ज्यादा है। कॉलोनियल रूल रेलवेज को अक्सर अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में पेश करता है, जैसे अचीवमेंट ब्रिटिशर्स की हुई लूट का जवाब हो कि हमने इस लूट की जगह आपके देश को रेलवेज दे दी। लेकिन मॉडर्न स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर उत्साह पटनायक, त्रिंथकर रॉय और माइक डेविस, ये लोग कहते हैं कि रेलवेज खुद एक सबूत है कि ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितनी एक्सप्लॉयटेटिव और इनएफिशिएंट थी। इंडियन रेलवेज को ब्रिटिश शेयर होल्डर्स के सामने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के रूप में रखा गया था। ब्रिटिश सरकार ने अपने शेयर होल्डर्स को गारंटी दी थी कि उनको हर साल कम से कम 5% का फिक्स रिटर्न मिलेगा, और जब ये रेवेन्यू कम पड़ता था तो इंडियन टैक्स पेयर से टैक्स के रूप में इन लॉसेस को कवर करवाया जाता था। इसको एक फैक्ट से समझते हैं। उस समय इंडिया में पर माइल रेलवे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट 18,000 से 22,000 पाउंड तक का होता था, एंड उसी सेम पीरियड में यूएसए में एवरेज 2,000 से 4,000 पाउंड पर माइल का कॉस्ट आता था। भारत के लिए इतना महंगा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार को वो 5% की गारंटीड प्रॉफिट की डील को फुलफिल करना था। रेलवे का लोहा, इंजन और हर छोटा पुर्जा सब ब्रिटेन से आता था। भारत के पास ये सारे मटेरियल्स अवेलेबल थे, लेकिन वो बना नहीं सकते थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको इंडिया से कंपटीशन मिले। और सबसे बड़ी बात, रेलवे का मेन पर्पस था ब्रिटिश एंटरप्राइज को हेल्प करना, ताकि वो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। रेलवे सर्विस की हेल्प से ब्रिटिश सरकार अनाज, फसल और बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती थी, जिससे फेमाइन्स यानी अकाल और बढ़ गया। ब्रिटिश रूल के दौरान एस्टीमेट है कि लगभग 35 मिलियन डेथ फेमाइन्स की वजह से हुई थी। ये हिटलर के हॉलोकास्ट से कई गुना ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर हॉलोकास्ट में 6 मिलियन लोग मरे थे, एंड इंडियन फेमाइन में 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ लोग ने अपना जीवन गंवाया था। इतने बड़े डेथ टोल को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। सूखे के दौरान भी ब्रिटिश ने इंडिया का अनाज यूरोप भेजना जारी रखा। गोदाम और बाजारों में अनाज था, लेकिन गरीब किसान और मजदूर के लिए वो अनाज खरीदना बहुत महंगा पड़ता था। ब्रिटिश सरकार को गरीब भारतीय लोगों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन कुछ अच्छे लोग, इंडियंस एंड इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, जब इन लोगों ने मिलकर फेमिनाइन इफेक्ट लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो ब्रिटिश सरकार ने एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को जारी कर दिया। इस नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी का मतलब था सरकार ना अनाज बांटने देगी और ना ही मार्केट में किसी भी तरह का इंटरफेयर होने देगी। और इसका रीजन वो ये देते थे कि फ्री में अनाज बांटने से बाजार के दाम बिगड़ जाएंगे और लोगों को मुफ्त का राशन मिलने से वो आलसी हो जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने न्यूज़पेपर्स में फेमाइन से रिलेटेड किसी भी तरह की फोटो या डेथ टोल एस्टीमेट को छापने से मना कर दिया था, और आम जनता को डरा धमका कर ये ऑर्डर दिया गया था कि ये बात बिल्कुल भी मत मानना कि ये लोग भुखमरी से मरे हैं। इंडियन फेमाइन का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इस पर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। 1947 में भारत आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन हमारा देश बहुत ही बिखरी हुई स्टेट में था। इंडिया का ऑलरेडी बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान नाम से एक न्यू कंट्री बन चुकी थी, और इसके पीछे भी अंग्रेज़ों का ही हाथ था। हमारी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, लोगों का सेल्फ बिलीफ छिन चुका था, हमारी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की गई थी। स्कूल बुक्स और पब्लिक नैरेटिव में भारत के ग्लोरियस इकोनॉमिक और कल्चरल पास्ट को या तो इग्नोर किया गया था या फिर नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया था। हमारी एंशिएंट सभ्यता को बारबरिक या स्टैटिक कल्चर के रूप में प्रेजेंट किया गया था। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल से मैकेले मॉडल पर डाल दिया गया था, एक ऐसा सिस्टम जो ब्रिटिश को सुपीरियर और इंडियंस को इन्फीरियर दिखाने के लिए तैयार किया गया था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके छोड़े हुए निशान आज भी हमारे दिल, दिमाग और किताबों में बसते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद इंडिया ने अपने आप को धीरे धीरे स्टेबल किया। आज़ाद भारत में कमियां ज़रूर हैं, लेकिन अपने लोगों की केयर, सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी के मामले में हम ब्रिटिश राज से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हुए। इनफैक्ट करंट टाइम्स में इंग्लैंड में बहुत तादाद में इंडियंस रहते हैं, बट कॉलोनियल पास के बावजूद वहाँ पर रहने वाले इंडियंस ने
बदले की भावना रखने के बजाय कोलैबोरेशन का रास्ता चुना और यूके की इकोनॉमी एंड सोसाइटी दोनों में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए एंड याद रखिए कि हमको आज़ादी कैसे मिली थी। मेरा नाम है नितेश वर्मा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।